बच्चों आपको स्क्रीन पे बुक नजर आ रही है? यस मैम। ओके। तो आज जो है हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, मैंने आपको सिलेबस भेजा था। अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। और हम लोग बहुत ही सिंसियरली जो है अपना जो है क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास 12th में जो है मैंने आपको कहा कि जो रिटन वर्क है वो तो आपको करना ही होता है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसकी लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपने ये पढ़, और बहुत ही आसान है, क्लास 11th की कंपैरिजन में जो 12th की ज्योग्राफी है वो बहुत ही आसान है। उसमें हमने फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था, इसमें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो काफी इजी है। ठीक है, अब जो है चैप्टर बने हुए हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड। ठीक है, देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है बेसिकली पहले तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या है। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब पता होना चाहिए। देन ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो डिफरेंट थिंकर्स ने इसको डिफाइन कर रखा है। जैसे अभी आप देखेंगे आगे के जो ये पेजेस हैं, एक मिनट, ये देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड से रेडजेल है, एलएनसी सैंपल है, पॉल विडाल ब्लैश है। तो डिफरेंट जो हमारे ज्योग्राफर्स थे उन्होंने भी जो है ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया है। तो उनसे भी हम पढ़ेंगे कि जो है ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मानव, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है। 11th में हमने पढ़ा था फिजिकल के बारे में, कि मतलब जो आपके पेड़ हैं, आपके जो कॉन्टिनेंट्स हैं, या फिर जो भी हमारे फिजिकल जो हमारे अर्थिक फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, उनका ऑरिजिन कैसे होता है, वो कैसे वर्क करते हैं। बट इसमें हम ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। ह्यूमंस ने जो भी चीजें क्रिएट कर रखी हैं, ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की डिफिनेशन जानने के बाद हम आगे देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में बेसिकली जो मनुष्य है, इंसान जो है, उसका अपने नेचर के साथ किस तरह का रिलेशन रहा है। ठीक है, तो उसको हम पैसेज ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम एंशिएंट टाइम के बारे में पढ़ेंगे, प्रिमिटिव टाइम की अगर हम बात करें, तो उस समय आपको पता है कि जो मनुष्य था वो काफी अपने प्रिमिटिव स्टेज में था। उसका कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था, जो है उसका माइंड भी इतना डेवलप नहीं था। तो उसका जो अपने नेचर के साथ अलग रिलेशन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है एडवांस हुआ है, टेक्नोलॉजी का जो है विकसित हुई है, मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ है, उस तरह से उसका जो रिलेशन था जो प्रकृति के साथ, जो नेचर के साथ है, उसमें भी बदलाव आया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा रिलेशन पहले कैसे था प्रकृति के साथ। हम प्रकृति से डरते थे, हम प्रकृति की जो है मतलब मान लो कोई भूकंप आ गया या कोई ज्वालामुखी फट गया या बारिश हो गई, बहुत तेज बाढ़ आ गई, तो हम डरते थे। हमें पता कि ये सब नेचर ने किया, भगवान ने किया है ना। तो हम नेचर को भगवान मानते थे, और जो भी ये चीजें थी उसको हम प्रकोप मानते थे कि अरे ये हो गया, बीमारी फैल गई है, ये सब ईश्वर ने कर रखा है ना। क्योंकि उस समय हमें इतना नॉलेज नहीं था कि चीजें हो क्यों रही है। अब भूकंप आया तो हमें पता नहीं कि भूकंप क्यों आया है ना। तो हम सोचते थे कि भगवान ने गुस्से में जमीन को हिला दिया है ना, जो धरती माता नाराज हो गई। या फिर कहीं से ज्वालामुखी फट गया तो मुझे था कि भाई ये भी कोई देवता रुष्ट हो गए। या फिर कहीं से बहुत तेज बारिश हो गई तो इंद्रदेव नाराज हो गए, है ना। क्योंकि उस समय क्या था कि हम लोगों को का जो माइंड है वो उतना विकसित नहीं था। हमें जो है जो नेचर था उसके लॉस के बारे में पता नहीं था कि ये हो क्यों रहा है। तो जब हमें पता नहीं रहता तो उसको हम किससे अटैच कर लेते हैं, कुछ ऐसी चीजों से कि हम किसी जो है पावर, किसी शक्ति से अटैच कर देते हैं। ठीक है, कि ये कोई ऐसा कर रहा है जिसको मतलब जो बहुत पावरफुल है। तो हमारा जो रिलेशन था अपने नेचर के साथ वो काफी पॉजिटिव था। मतलब अपने नेचर के साथ मिलते रहते थे हम। जो है मनुष्य था जो था उस समय पैसिव था, और जो नेचर था वो एक्टिव था। मतलब हम जो देखो प्रकृति से डरते थे और हम प्रकृति की पूजा करते थे, जो आज भी करते हैं। हम उस समय हम ज्यादा मतलब प्रकृति के नेचर के सामने झुके हुए थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, जब हमें नेचर के बारे में पता चला है और टेक्निक्स आई है, तब हमें समझ में आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब डेवलपमेंट आया है, तब हमें समझ में आया कि यार ये जो भूकंप आ रहा है इसके पीछे तो दूसरा कारण है। जो ये वोल्केनिक इरप्शन होता है वो भी कोई भगवान नहीं कर रहा, वो भी मतलब जो है एक नेचुरल फेनोमेना है। जो बारिश हो रही है उसके पीछे भी डिफरेंट रीजन है। ठीक है ना। तो ये सब जो है चीजें हमें समझ में आई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग विकसित हुआ है और जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आया। तो ये जो है रिलेशन जो है हमारा मैन और नेचर का, वो डिफरेंट स्टेजेस में हम पढ़ेंगे कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। तो ये बाकी इस चैप्टर में देखो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन का डिफरेंट थिंकर्स पढ़नी है। मैन और नेचर का जो रिलेशनशिप होता है उसको हमें पढ़ना है, एक प्रिमिटिव टाइम में और एक मॉडर्न टाइम में। उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है जो मैं भी आपको बताती हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट जो है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ह्यूमन थॉट।
ठीक है। डिफरेंट स्कूल्स ऑफ ह्यूमन थॉट मतलब कि जो ह्यूमन जो ज्योग्राफी उसमें डिफरेंट विचारधाराएं हैं समय के साथ साथ, जैसे वेलफेयर है, रेडिकल है, बिहेवियरल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड देन लास्ट में हम पढ़ेंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब मानव भूगोल में और कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब के सब जो ज्योग्राफी है दे आर पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में आते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो बेसिकली अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का हम डेफिनेशन देखिए, मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे तो आपको बताएंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। लेकिन जब हम मनुष्य के बारे में स्टडी करते हैं और मनुष्य की जो भी क्रियाकलाप है उनकी स्टडी करते हैं फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि भाई मानव की स्टडी तो हम बहुत ही चीजों में करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी करते हैं, हिस्ट्री में भी हम मानव के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मानव की स्टडी करते हैं और मैन और नेचर का रिलेशनशिप जो है उसको हम स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। आप अगर इनको बाइफरकेट करो, ज्योग्राफी मतलब जो मतलब की जो प्रकृति होती है, और ज्योग्राफी मतलब जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारा नेचर है। ठीक है। और ह्यूमन मतलब मनुष्य। तो मैन और नेचर का जो रिलेशनशिप है, जब हम उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब मानव के बारे में जो है क्या क्या चीजें होती है, अगर हम देखो मानव की बात करें, अब मान लो सपोज ये है आपका ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ी जा सकती है। ठीक है। उसकी सोशल लाइफ, मानव की सोशल लाइफ के बारे में पढ़ना जरूरी है। मानव की जो अर्बन एरियाज है, अर्बन मतलब जो शहरीकरण है, क्योंकि अर्बन जो एरियाज है दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जितने भी बड़े बड़े शहर है, जितने बड़े बड़े आपके आप स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग देखते हो, सब किसने क्रिएट किया, मानव ने। ये अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है। देन पॉलिटिक्स, राजनीति, ये भी बहुत ही अहम हिस्सा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो ये पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो बस्तियां होती हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ हाउसेस, ठीक है, उसको हम सेटलमेंट ज्योग्राफी कहते हैं। तो कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो आपके ग्रुप ऑफ हाउसेस हैं वो बहुत ही कम है। कहीं आप देखेंगे कि जैसा पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो आप देखते हैं घर बहुत दूर दूर बने होते हैं, और शहरों में आप देखेंगे तो घर बहुत पास पास बने होते हैं। तो मतलब इन सारी चीजों के बारे में कहाँ इसमें स्टडी करते हैं हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में, और आप ये इस बुक में भी पढ़ेंगे। ठीक है। एंड लास्ट जो मनुष्य का आर्थिक क्रियाकलाप होता है, मतलब जो हम अपने सर्वाइवल के लिए जो भी चीजें हम करते हैं, चाहे वो खेती करें, एग्रीकल्चर, चाहे हम इंडस्ट्रीज में काम करें, चाहे मार्केट में काम करें, चाहे हम टूरिज्म करें, चाहे इंटरनेशनल व्यापार करें, चाहे हम डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, इस सब के सब इसमें आते हैं, आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है। तो सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में कुछ बताइए। तो आपको लिखना पड़ेगा सोशल ज्योग्राफी, जिसमें हम मनुष्य की सोशल लाइफ जो होती है, जैसे कि जेंडर, हिस्टोरिकल, मेडिकल, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें वो सोशल ज्योग्राफी में आता है। जब हम स्टडी करते हैं अर्बन एरियाज के बारे में तो अर्बन ज्योग्राफी में आता है। जब हम मनुष्य की पॉलिटिकल लाइफ, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मनुष्य ने क्रिएट किए हुए हैं, उनके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आता है। देन पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी आप जानते हो, पूरा इसमें भी आप पढ़ोगे कि मनुष्य कैसे रहता है, कहाँ रहता है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आता है, जो कि आपका इस बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, दोनों इस बार आपकी बुक में आप पढ़ोगे। ठीक है। एंड देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब आर्थिक क्रियाकलाप जो मनुष्य के हैं वो आपके इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आते हैं। अगर आप हायर स्टडीज करोगे तो आपकी सारी बुक्स अलग से मिलेंगी, सोशल ज्योग्राफी की अलग बुक होती है, अर्बन ज्योग्राफी की अलग बुक होती है। तो ये सारी जो है हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। ऑल दीज फैक्टर्स जो है, इंस्टीट्यूशंस, दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। सोशल मतलब फैमिली लाइफ हो गई, सोशल लाइफ हो गई, रिलेशंस हो गई, सब किसके द्वारा क्रिएट किए गए, ह्यूमंस के द्वारा। इन सबको हम अलग से स्टडी करते हैं, अलग से सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। ठीक है। नाउ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी का बेसिक मतलब क्या होता है कि जो आपके मैन और नेचर का रिलेशनशिप है उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसको डिफरेंट जो थिंकर्स उन्होंने उसके बारे में क्या कहा है। रेडजल जो है बहुत ही फेमस आपकी ह्यूमन, इनको इनफैक्ट इनको जो है फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। ठीक है। तो घुमा फिरा के सभी ने वही बात कही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो रिलेशनशिप्स के बारे में स्टडी करता है, और किसके रिलेशनशिप के बारे में, ह्यूमन के बारे में और अर्थ के सरफेस के बारे में।
ठीक है। तो अर्थ सरफेस पे क्या क्या पाया जाता है, पहाड़ है, प्लेन्स है, जो भी है, तो उनके साथ मनुष्य कैसे एडजस्ट करता है, कैसे अपनी सोसाइटी क्रिएट करता है, कैसे उसकी लाइफ इन्फ्लुएंस होती है, और मनुष्य कैसे नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये किसका कहना है, रेडजल का। ठीक है। तो इन्होंने वर्ड यूज किया सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या होता है कि जब दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तो उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे किन चीजों को जोड़ा गया आपस में, ह्यूमन सोसाइटीज को एंड अर्थ सरफेस को। देन एलएनसी सैंपल, ये इन्होंने कहा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। तो एलएनसी सैंपल ने क्या कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, इस सब्जेक्ट में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, द चेंजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि मनुष्य और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा चेंज होता रहता है समय के साथ साथ। ठीक है। तो ये जो चेंजिंग रिलेशनशिप है बिटवीन अनरेस्टिंग मैन, अनरेस्टिंग मैन मतलब ये मनुष्य कभी भी रुका हुआ नहीं रहता, मनुष्य हमेशा डायनेमिक है, मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंट करता रहता है, कुछ कुछ नई नई चीजें लाता रहता है, कुछ नई टेक्निक्स लाता रहता है। तो जो अनरेस्टिंग मैन है और जो अनस्टेबल अर्थ है, अर्थ भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब कि अर्थ में भी बहुत सारे बदलाव आते रहते हैं, कभी भूकंप आता है, कभी बहुत कहीं करप्शन होता है, कभी कुछ बदलाव आता है, कुछ ना कुछ, मतलब पृथ्वी पे भी बदलाव आते रहते हैं। तो ये जो अनस्टेबल अर्थ है और जो अनरेस्टिंग मैन है, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो किसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ये किसका कहना था, एलएनसी सैंपल का। तो इन डेफिनेशंस को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। नाउ अब इसमें इन्होंने क्या किया है, मतलब इसमें रेडजल ने किस पे फोकस किया था, सिंथेसिस पे, और एलएनसी सैंपल ने किस पे फोकस किया, डायनामिज्म पे। डायनामिज्म मतलब कि मैन और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा डायनामिक है। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है। ठीक है। हमेशा उनमें बदलाव आता रहता है, कभी एक जैसा रिलेशनशिप नहीं रहता है। पहले बहुत ही अच्छे रिलेशन थे हमारे नेचर के साथ, अब जो रिलेशन है वो चेंज हो रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, क्योंकि अब मनुष्य जो है वो प्रकृति को डोमिनेट कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हम प्रकृति को डोमिनेट कर रहे हैं। एंड लास्ट आता है पॉल विडाल डी ला ब्लैश का, ये फ्रेंच ज्योग्राफर है। इन्होंने भी ह्यूमन ज्योग्राफी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इन्होंने कहा है कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड आवर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहेबिट इट। इनका कहना है ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब भाई ये भी वही कह रहे हैं कि अर्थ और जो ह्यूमन बीइंग्स है इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ये फ्रेंच ज्योग्राफर पॉल विडाल डी ला ब्लैश का कहना है। तो ये जो तीनों ही थिंकर्स हैं, इनके जो भी आपके डिफिनेशंस हैं उनको आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि भाई पॉल विडाल डी ला ब्लैश ने क्या कहा था, या फिर रेडजल ने क्या कहा था, या फिर आपको ये लाइन दे देते हैं कभी कभी, तो बोर्ड में आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना है। और आप बिल्कुल भी, जो हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उसका मतलब बहुत अच्छा कोई हाई फाई स्टैंडर्ड नहीं होता है। हम लोग तो मतलब ऐसा बनाते हैं कि आप बच्चे जो है कर ले जाए, पास जाए, जो 11th तक आपने देखा। लेकिन जो बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का स्टैंडर्ड होता है वो बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है। उसमें मतलब कि आप समझ लीजिए कि बहुत ही क्वेश्चन घुमा के देते हैं, और वो कहीं से भी आपसे पूछ लेंगे, जो आप बुक भी पढ़ लेंगे ना, उसके बाद भी आपको लगेगा ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसलिए आपको बहुत ही दिमाग से पढ़ना और अभी से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि कल को आप ये ना कहें कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। आप सोचिए कि हम सिलेक्टिव स्टडी कर लें, हम बस पीछे के जो बुक के क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ के चले जाएं बोर्ड एग्जाम में, तो आप किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। आप शायद पास जाएं, लेकिन आपके जो है 45% से ज्यादा आप स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए जो अभी से मैं पढ़ा रही हूँ चैप्टर में, और जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ आप उनको सुनिए, क्योंकि हम जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बेटा, तो इस चीज का आपको जो है फायदा नहीं उठाना, लेकिन आपका फायदे में नहीं जाएगा, आगे चल के आपके ड्रॉबैक में जाएगा। ठीक है ना। तो जो आपको बताया जा रहा है आप दोबारा वो क्वेश्चन आप सुन सकते हो। आप ये वीडियो का जो है जो मतलब इसकी रिकॉर्डिंग है वो भी मैं आपको भेज दूंगी, तो आप जो है उसको मतलब बहुत अच्छे से सुन लेना अगर कोई चीज समझ में नहीं आती। नहीं तो वरना ये आपका जो है पूरा का पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ही आसान है। आराम से आप 90% से ऊपर हर बच्चा स्कोर करने की एबिलिटी है आपके अंदर। ठीक है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है अभी तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को छोड़ के जो है मैक्सिमम बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें। तो ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अब जो मेन चीज आपकी शुरू हो रही है वो है आपका ये नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब इसमें जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन वाइज भी बताऊंगी, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें बोर्ड में मैक्सिमम क्या पूछा जाता है। ठीक है। अब इसमें देखो बोर्ड में सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है, मैक्सिमम 4 नंबर का, 1 नंबर का और 3 नंबर, 5 नंबर का नहीं आता है। तो आपको 3 नंबर के हिसाब से इसको 3-3 पॉइंट के हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैन और नेचर में, बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो मैं आपको ये बता ओके मैं आपको ये बता रही थी कि मैन और नेचर में जो रिलेशनशिप है उसी को बेसिकली हमें स्टडी करना है। ठीक है। अब देखो एक तरफ है आपका मैन और दूसरी तरफ है आपका नेचर। आपका नेचर मतलब जो हम लोग का नेचर है, जो भी है प्रकृति है, एक तरफ नेचर है और एक तरफ मैन है। अब इनके बीच जो रिलेशनशिप है उसी को हम देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बेसिकली मेन यही चीज है।
लेकिन मैन और नेचर का जो रिलेशनशिप है वो हमेशा चेंज होता है। तो पहला जो आपका रिलेशनशिप था मैन और नेचर के बीच में, उसको हम कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ये है पहला, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। नीचे का नहीं है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर नहीं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हाँ, तो ये ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मैं भी आपको नहीं बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम कई बार इसको समझ नहीं पाते कि एक ही जैसा इसमें वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो हम करेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब मानव का प्रकृतिकरण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। अब देखो इसके तीन वर्ड्स हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, हिंदी में उसको कहा जाता है मानव का प्रकृतिकरण। मानव जो है वो प्रकृति के हिसाब से ढल गया। ठीक है, बेसिक मतलब ये इसका, बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िए। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब जो ह्यूमंस हैं उनका नेचुरलाइजेशन हो गया है, मतलब वो नेचर के अकॉर्डिंग ढल गए। जबकि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब क्या है कि नेचर जो है वो ह्यूमनाइज हो गया है। ह्यूमनाइज मतलब नेचर जो है, प्रकृति जो है वो ह्यूमनाइज हो गई है, मतलब मनुष्य के अकॉर्डिंग ढल गई है। तो दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो और आगे यदि आप आंसर को गलत ना कर दो। ठीक है, तो हम पहले करेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब इसका मतलब है हिंदी में मानव का प्रकृतिकरण, मतलब मानव जो है उसका प्रकृतिकरण हो गया, वो प्रकृति के हिसाब से ढल गया। और इसका तीसरा वर्ड है आपका डिटर्मिनिज्म, इसको हम कहते हैं निश्चयवाद। तो आप ये चारों ही टर्म्स हिंदी और इंग्लिश में समझ लीजिए। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब मानव का प्रकृतिकरण, और इसका दूसरा टर्म क्या है, निश्चयवाद, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनिज्म। ठीक है, तो दोनों ये सब की सब एक ही चीज है। देखिए डिटर्मिनिज्म, तो यहाँ पे क्या हो गया, संबंध। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसको हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो पहली चीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 3 पॉइंट आपको पहले तो याद रखना है, जो कि मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। इसमें फर्स्ट आपको याद रखना है प्रिमिटिव टाइम। ठीक है, तो पहला है आपका प्रिमिटिव टाइम। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होगा कि प्रिमिटिव टाइम का रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये प्रिमिटिव टाइम मतलब आदिकालीन मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसमें ये होगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड या ड्यूरिंग प्रिमिटिव टाइम मैन नेचर वाज एक्टिव एंड मैन वाज पैसिव एजेंट। मतलब जो मनुष्य थे वो क्या थे, पैसिव। पैसिव मतलब जो कि काम नहीं करते हैं, है ना, और एक्टिव मतलब जो कि काम करते हैं। तो उस समय क्या था, स्थिति क्या थी प्रिमिटिव टाइम में, कि मनुष्य जो था वो कमजोर था, उसकी नहीं चलती थी, और वो प्रकृति से दब दब के रहता था। जबकि प्रकृति क्या थी, एक्टिव थी, एक्टिव एजेंट, मतलब सारा का सारा जो कंट्रोल था वो प्रकृति के हाथ में था, और प्रकृति जो है मनुष्य को अपने हिसाब से ढालती थी। ठीक है, और इसका थर्ड पॉइंट फिर आप क्या लिखोगे, इसका रीजन क्या हो सकता है आपको पता ही होगा। इसलिए ऐसा था क्योंकि मैन वाज नेचर वाज एक्टिव एंड मैन वाज पैसिव। पैसिव और एक्टिव का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना, कि नेचर एक्टिव था, मतलब नेचर जो था सारा कंट्रोल उसके हाथ में था। जबकि जो मेंस थे, ह्यूमंस थे, वो पैसिव थे। पैसिव मतलब कि जो एक्टिवली काम नहीं करते हैं, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ देखते रहते हैं। तो ऐसा क्यों था, बिकॉज ह्यूमन बींग्स के पास जो है टेक्नोलॉजी का जो है टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, ना उनका माइंड विकसित था, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी विकसित थी। ह्यूमन जो सोसाइटी थी वो बहुत ही प्रिमिटिव थी, बहुत ही पुरानी थी, बैकवर्ड थी। उनका जो है ना तो कोई उनका एजुकेशन था, ना ही वो पढ़े लिखे थे, ना ही उन्होंने कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया था। ठीक है, फिर आप लिखोगे कि इसीलिए क्या था कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जो था हम लोग प्रिमिटिव स्टेज पर थे, और हम अपने नेचर से डरते थे, हम उसकी फ्यूरी से डरते थे। इसमें आपको बताया ना कि हम अपने नेचर की जो भी भूकंप है, वॉल्केनिक इरप्शन है, इन सबसे हम डरते थे। हमें लगता था ये सब नेचर कर रहा है, और हम अपने नेचर की पूजा क्या करते थे, वी यूज्ड टू वर्शिप द फोर्सेज ऑफ नेचर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में या फिर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में। मतलब इसमें ह्यूमंस जो है वो टोटली प्रकृति के कंट्रोल में था। ये बहुत ही आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अभी भी देखो, तो अगर आप जैसे अर्बन एरियाज में जाओगे तो वहाँ की सिचुएशन अलग होती है। वहाँ पे आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, हम अपने नेचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम पेड़ पौधे नहीं लगाते। लेकिन अगर आप माउंटेनियस एरियाज में जाओ, फॉरेस्टेड एरियाज में जाओ, अगर आप अभी भी इक्वेटोरियल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे कंडीशन डिफरेंट है। वहाँ पे अभी भी जो है ट्राइब्स मिलती है, और ट्राइब्स अपने नेचर की काफी रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि उनका खाना पीना, कपड़े, सब कुछ, हर चीज, लाइफ जो है टोटली डिपेंड्स ऑन द नेचर, जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि हम नेचर पे ही डिपेंडेंट है, तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ना तो उसको काटते हैं, ना उसको जलाते हैं, ना तो उनको हार्म पहुंचाते हैं।
ठीक है। तो आपको मैंने ये जो बेसिक चीज समझा दी आपको समझ में आ चुकी होगी कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमस मतलब उस समय ह्यूमस जो था इट वाज टोटली इन कंट्रोल ऑफ द नेचर, nature was active agent and humans were passive agent. And why? Because of lack of technological development and primitive technology. And that's why क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी इसीलिए जो फोर्सेस ऑफ नेचर थे दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। भूकंप आया तो बीमारी फैली तो इंसान मर जाता था, मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता था क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था हमारे कंट्रोल में। तो इसलिए मान लो कि आपने सुना होगा ना कि चिकन पॉक्स जब पहले फैलता था तो लोग उसमें मारे जाते थे। आज के टाइम में बहुत कॉमन बीमारी है, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है तो ये आपको समझना है कि इस समय जो है टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा जो है उस समय निश्चयवाद था, डिटर्मिनिज्म था एंड टोटली जो इन्वायरमेंट था दे यूज्ड टू डोमिनेट द ह्यूमंस। Humans used to worship the nature, forces of nature. We were afraid of the nature, afraid to be हम वो कह रहे हैं कि भाई अच्छा हमने ये कर दिया तो जो है प्रकृति नाराज हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, है ना। कि हमें उनके रीजंस नहीं पता थे। अब हमें पता है कि दो पेड़ आपस में टकराते हैं तब भूकंप आता है, तब वॉल्केनिक इरप्शन आता है। उस समय चीजें पता नहीं थी हम लोगों को, तो हम हर चीज नेचर से रिलेट करते थे कि नेचर गुस्सा हो गया हमसे, ठीक है। तो इसलिए हम अपनी नेचर की पूजा करते थे। तो इतना मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आप इसमें लिख पाओ, ठीक है। अब हम इसको बुक में क्या दिया हुआ वो पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। अगर हमें किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट देखना है तो हमें वहाँ का कि भाई वो सोसाइटी कितनी डेवलप है तो हमें वहाँ की टेक्नोलॉजी का लेवल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अमेरिका, हम अफ्रीका की बात करें तो आपको पता है कि अमेरिकन सोसाइटी ज्यादा डेवलप है क्योंकि उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। अब ये देखो ये क्वेश्चन आता है आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में बोर्ड में आ चुका है। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। ये लाइन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। Human beings were able to develop technology after they developed better understanding of natural laws, ठीक है। अब क्या करते हैं एग्जाम में वो एज इट इज ये पूरी लाइन दे देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में और कहते हैं कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग 3 एग्जांपल्स, ठीक है। तो वो जस्ट ये तीनों लाइन दे देते हैं कि ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी। जो मनुष्य है वो तकनीक का जो विकास तब कर पाया जब उसने प्रकृति के जो नियम है उनको बेहतर तरीके से समझा। तो इस कथन को अपनी आप पुष्टि कीजिए 3 उदाहरण देते हुए। तो ये क्वेश्चन दे देते हैं तो आप इस क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसका आंसर जस्ट इसके नीचे ही है, ठीक है। अभी आपको बताना क्या चाह रहे हैं, देखो जब तक हमें अपनी प्रकृति की नॉलेज नहीं थी, मनुष्य को प्रकृति के बारे में नहीं पता था, तब तक हम कोई भी टेक्निक डेवलप नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन सम हाउ एक्सीडेंटली या जैसे भी करके जब हमें अपनी नेचर के बारे में पता चला तब हमने क्या किया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का को डेवलप करना शुरू किया। तो जब हमने प्रकृति के नियमों को बहुत तरीके से समझा है, जैसे कि हवा कैसे बहती है ना, ये पानी का कहाँ से, पानी क्या है, उसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, जो फायर का इन्वेंशन हुआ है ना, तो ये सब संभव जैसे भी हुआ जब हम अपनी प्रकृति को समझा है बेहतर तरीके से, उसके नियमों को समझा है, तभी जाके हम जो है चीजों को डेवलप कर पाते हैं, टेक्निक को डेवलप कर पाते हैं। जब हमने अपने शरीर को बहुत बेहतर तरीके से समझा है तब जाके हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज पाए, है ना। जब हमें डीएनए का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, तब हमने कैंसर है या फिर और भी बहुत सारी बीमारियां उनका इलाज हमने हो जाए। तो जब हम अपने प्रकृति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं तभी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यही चीज आपको बतानी है लेकिन 3 उदाहरण देते हैं। तो पहला उदाहरण आप क्या दोगे कि जब हमने फ्रिक्शन और हीट के बारे में समझा, ठीक है ना, तब जाके फायर का इन्वेंशन हुआ। तो ये पहला पॉइंट हो गया आपका। पहला उदाहरण ये हो गया कि जब मनुष्य ने मान लो 2 पत्थर होंगे उनको रगड़ा आपस में, उससे फ्रिक्शन क्रिएट हुआ और फ्रिक्शन क्रिएट होने की वजह से उससे हीट एनर्जी जनरेट हुई। तब जाके आदमी को समझ में आया कि जब हम 2 चीजों को रगड़ते हैं तो उससे जो गर्मी निकलती है, उससे हीट एनर्जी जो निकलती है, उससे फायर निकलता है, ठीक है। तब जाके हमने फायर का इन्वेंशन किया जो हम अब हर तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में। तो ये हमने कब समझा, जब हमने फ्रिक्शन के फोर्स को समझा, फ्रिक्शन एंड हीट के जब फोर्स को समझा तब जाके मनुष्य ने फायर का इन्वेंशन किया। भाई कभी कभी अचानक से हो गया होगा, है ना। सेकंड हमने क्या किया, जब हमें डीएनए के बारे में समझ में आया कि मनुष्य का जो शरीर है वो टिश्यू से बना हुआ है, डीएनए होता है उसमें। अब आपको इसका मुझे वो फॉर्मली भी याद है,
लेकिन जो भी है, तो डीएनए के जब हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, जब हमें जीन्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जेनेटिक्स के बारे में समझ में आया, तब हमने उन बीमारियों का भी इलाज खोज लिया जो पहले हमें नहीं पता थी। ठीक है, सो आफ्टर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक्स, वी वर एबल टू कॉन्कर मैनी डिजीजेस। इसमें आपको पता है कि पहले लोग चिकन पॉक्स हो गया, छोटी मोटी बीमारियों से भी उनकी मौतें हो जाया करती थी, अब नहीं होती, क्योंकि हमने जब से हमें अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में बेहतर तरीके से समझ में आया है, तब से हम लोग क्या करते हैं, हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज खोज लिया। भाई जब हमें किसी भी, आपको मान लो सपोज में कोई भी आपको काम दिया जाए, है ना, तो लेकिन सपोज आप डॉक्टर हो या फिर आपको इंजीनियर हो, तो आपको कोई मशीन डेवलप करनी है, तो पहले आप देखोगे कि मशीन चलेगी कैसे, इसका इसका ये प्रकृति में क्या ऐसी चीजें अवेलेबल है, क्या फोर्सेस है जिनसे ये वर्क कर सकता है। वही तीसरे से रिलेटेड है, जैसे एरोडायनामिक्स। ठीक है, जब राइट ब्रदर्स जो है एरोप्लेन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा, एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट में समझ में आया हुआ कि भाई जो हवा बह रही है, इसको हम किस तरह से यूज करेंगे, किससे हम एनर्जी ट्रैप करेंगे, ताकि जो हमारा ये एक उड़ान, जो हमारी विमान है, जो इतनी बड़ी चीज है, सॉलिड चीज है, वो आसमान में उड़ पाए, है ना। तो वो हम कैसे उड़ा पाए उसको, जब उन लोगों ने एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट समझा कि भाई हमें इस तरह से जो है हम चीजों को एडजस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, जो भी उन्होंने टेक्निक यूज की हुई, तब जाके आपका एरोप्लेन उड़ा है हवा में, है ना। तो क्योंकि भी देखो, एरोप्लेन जो उड़ता है उसका इन्वायरमेंट से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद ही एरोप्लेन सही से उड़ सकता है, जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है तभी वो उड़ सकता है ना। अगर उससे आप नीचे उड़ाओगे तो क्या होगा, जहां बारिश हुई, टर्बुलेंस हुआ, वो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग हैं, मनुष्य, उसको कैसे समझ में आया कि एरोप्लेन को इस हाइट को उड़ाना है और इतना इसमें प्रेशर होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, तो क्योंकि हमने अपने नेचर को समझा है, तब जाके हमने जो है एरोप्लेन का जो है इन्वेंशन किया है। उसी तरह से आप कोई भी चीज ले लो, चाहे आपने बल्ब का इन्वेंशन किया हो, चाहे आपने कोई भी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे कि न्यूटन ने लॉ निकाल दिया था, है ना। तो जब हम नेचर को समझते हैं, तब जाके हम किसी भी तकनीक का इन्वेंशन कर पाते हैं। वही चीज इसमें पूछी गई है, जो मैंने आपको आंसर बता दिया है। हीट का फ्रिक्शन एंड हीट से हमने डिस्कवर किया फायर, जेनेटिक्स और डीएनए से हमने इन्वेंट किया बहुत सारे लाइलाज बीमारियों के इलाज, एंड थर्ड, एरोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हमने इन्वेंट किया है प्लेन, एरोप्लेन्स, जो कि हवा में उड़ सकते हैं। तो ये 3 आप एग्जांपल्स हैं जिसमें ये प्रूफ होता है कि नेचर को समझने के बाद ही हम तकनीक का इन्वेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। Now you can see that, अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, you can see that knowledge and about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment और human beings। अब इन वर्ड्स का आपको मतलब समझ में आ रहा है, इसने कहा है, वही चीज कही है कि टेक्नोलॉजी जो है उसका विकास बहुत ही जरूरी है, और वो नेचर को बेहतर तरीके से समझने के बाद ही हम टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार हमने टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया, उसके बाद जो बेड़ियां इन्वायरमेंट ने हमारे पैरों में बांधी है, शेकल्स मीन्स बेड़ियां, जो बेड़ियां इन्वायरमेंट ने हमारे पैरों में बांधी है, उसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ विद द इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग्स कैन लूजन द शेकल्स ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, यही कि मतलब बेहतर टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के बाद मनुष्य किस तरह से जो है अपनी बेड़ियों को तोड़ सकता है, जो कि इन्वायरमेंट ने बांधी हुई है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ रहा है, बेड़ियां मतलब, अब आप सोचेंगे बेड़ियां कैसे बांधी। देखो, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो हम लिमिटेड काम करते हैं। भाई देखो, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम एरोप्लेन से उड़ नहीं पाते थे, है ना, हमारे पास बीमारियों के इलाज नहीं थे, और भी हमारे पास ट्रेन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे पास नहीं थी, तो हम लिमिटेड काम करते, हम बंधे हुए थे, बेड़ियों में जकड़े हुए थे। लेकिन जैसे ही हमने टेक्नोलॉजी को विकसित किया, अब हम खुलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। जब हमारे पास टेलीफोन नहीं था, तो आपको पता है कि हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, जो कि एक महीने पहुंचती थी। अब जब से आपका कम्युनिकेशन का विकास हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन का, तब से आप बैठ के घंटों भर दूसरे से बात करिए, दूसरे का चेहरा देखिए, जो कि आपसे हजारों किलोमीटर दूर है ना। तो ये सब क्या है कि अब जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे वैसे जो इन्वायरमेंट ने हम पे एक लिमिटेशन लगाई हुई थी, जो हमारी बेड़ियों को जकड़ा हुआ था हमारे पैरों को, वो बेड़ियां अब खत्म हो चुकी है, और मनुष्य जो फ्री होकर बहुत सारा काम कर सकता है। ठीक है, इससे नहीं तो इससे पहले क्या था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम जो है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते थे। इसका बेसिक मतलब क्या है कि पहले हम अकॉर्डिंग काम करते थे इन्वायरमेंट के, अब जब से टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तब से हमने अपनी बेड़ियों को तोड़ दिया है, और इन्वायरमेंट की बातों को ना मानते हुए हम उससे खुलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका ड्रॉबैक भी है, जो आप जानती हो कि अगर हम लोगों ने ज्यादा ही काम करना शुरू कर दिया है, तो उसका जो डिजास्टर्स होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही ज्यादा होते हैं। ठीक है,
with the natural environment humans were greatly influenced by it. They adapted to the dictates of nature. ठीक है, अब आपको ये किसकी फीचर्स बता रहे हैं, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि मनुष्य जो था वो पहले नेचर के डिक्टेट्स को मानता था। डिक्टेट्स मतलब जो कि नेचर कहता था वो मनुष्य उसको मानता था। दिस इज बिकॉज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि हमारे पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था, इसीलिए हम लोग जो है बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पे थे और जो नेचर कहता था हम उसकी डिक्टेट्स को मानते थे। ये वर्ड्स अब देखो, आपको जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे वर्ड्स भी यूज करने थे। जो मैं आपको देखो मैं रट्टा मारने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको जो है बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्योंकि आप लोग की लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है ना, तो कम से कम जो है आपको ये जो वर्ड्स एंड डिक्टेट्स ऑफ नेचर, देन आपका प्रिमिटिव सोसाइटी, लो स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, ये सब आपको अच्छे से इसमें से लर्न करना है। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, दिस प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको हम कहते थे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। समझ में आया आपको? सो व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म? प्राकृतिक निश्चयवाद क्या है? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन और द इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, जो हमारा पुराना जो हमारा समाज था, ह्यूमन सोसाइटी थी, एंड जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर थे, उनके बीच का जो इंटर रिलेशनशिप था उसी को हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसमें ह्यूमन यूज्ड टू एक्सेप्ट और अडेप्ट टू द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। जैसा प्रकृति कहती है हम अपने आप को उसी तरह से ढाल लेते थे बिकॉज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने आपसे कहा कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं आपसे, भाई इंसान जो था पहले प्रकृति की बातों को क्यों मानता था, तो उसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा बिकॉज लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड लो लेवल ऑफ सोशल डेवलपमेंट। एट दैट स्टेज ऑफ वेरी लो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हम लोग नेचुरलाइज हो चुके थे, हम प्रकृति के अनुसार ढल चुके थे, और हम वी यूज्ड टू लिसन नेचर, वी वर अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने बहुत डिटेल में आपको ये टॉपिक बता दिया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसका दूसरा मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद। ठीक है, सिंपल इसमें ये है, प्रकृति इस समय पावरफुल थी और ह्यूमंस इस समय वीक थे, कमजोर थे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, टेक्नोलॉजी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आगे चल के जैसे टेक्नोलॉजी का विकसित हुआ है, तुरंत मैन, उसी हिसाब से मैन और नेचर का रिलेशनशिप भी बदल गया। ठीक है, तो यही मैंने आज मैंने देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन भी बता दिए आपको, 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, 3 क्वेश्चन इसमें बन गए आपके। ये तो एग्जांपल वाला जो है ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी वाला, ये आता है आपका, शेकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ये भी आता है, एंड इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, मतलब पूरा आपके पास चीजें मौजूद है, मटेरियल मौजूद है आपके पास, आपको इन्हीं जो है सेंटेंसेस को अपने तरीके से इस्तेमाल करके आंसर लिखना। आप ये नहीं कहोगे कि, क्योंकि इसमें देखो बना के क्वेश्चन आते हैं, तो ये नहीं कहोगे कि हमें पता ही नहीं है ये क्या कहाँ से आ गया। ठीक है ना, तो आप बस समझ जाए तो आपसे पूछना क्या चाहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पूछना चाहते हैं या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, उस अकॉर्डिंग आप ये सारे पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ही टॉपिक आपको अच्छे से लर्न करना है, जो इसके डिक्टेट्स हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वर्शिप नेचर इट्स फ्यूरी, वर्शिप डेडी, अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी, सब आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि अपने वर्ड्स आप यूज करोगे तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, आप जो है बहुत ही मतलब आपकी जो अभी टर्म्स जो है इतनी बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो आप अपने वर्ड्स में बना के लिखोगे, लेकिन इन चीजों को आप जरूर याद करना और अभी से इसको पढ़ना शुरू करो। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको भेजूंगी और आप उसको दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। फिलहाल अगर आपको कोई अभी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। आप लोग मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हुई? पूरा पेज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा बताना चाहती हूँ ताकि आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। कितने बच्चे ऐड हुए हैं? 21। 30, 40 मतलब कितने, 19, 20, 21, 22 बच्चे अभी भी ऐड हुए हैं। तो बच्चों आप कुछ पूछना चाहते हैं? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें मैंने मैन और नेचर का रिलेशनशिप बताया है जो कि प्रिमिटिव टाइम में था। ठीक है, और जिस हिसाब से बताया है बहुत ही आसान है, मैन जो था वो दबा हुआ था और प्रकृति जो थी इस समय पावरफुल थी। तो बस इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भी आप पढ़ेंगे उसका मैं 2 दिन बाद आपसे टेस्ट लूंगी।
ठीक है, ओरल लूँ या जैसे भी लूँ तो वो मैं आपका टेस्ट लूंगी, इसलिए आपको आज के आज इस टॉपिक को लर्न करके खत्म करना है। ओके क्लास, ठीक है, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज जो मैंने पढ़ाया है पहले मैं 5 मिनट कल आपसे पूछूंगी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भाई आप बच्चे ज्वाइन होंगे, बिल्कुल फिर आपका देखिए 22-23 बच्चे ऐड नहीं हुए, अब इस तरह से मैं रोज पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, आप समझ रहे हैं ना, जो पहली बार आप टीचर पढ़ाता है वो बेस्ट होता है, उसके बाद जो पढ़ाई होती है फिर वो उस लेवल की नहीं होती है, मैं भी कुछ चीजें भूल जाऊंगी, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी उसमें ना लें कि हमारा ऑनलाइन क्लास हो रही है हम ज्वाइन नहीं करेंगे, इसे इस तरह से बिल्कुल आप बिहेव ना करें, सिंसियरली ज्वाइन करें, क्योंकि आप सोचिए हर रीजन में बच्चे ज्वाइन करते हैं, आप लोग नमूने हो सबसे जो नहीं करते हो आपके यहाँ के स्कूल के बच्चे, और आप ही का बोर्ड का रिजल्ट खराब होगा, 11th नहीं है ये, 11th में मैं आपको अभी भी बता दूं 8 से 9 बच्चे ज्योग्राफी में फेल होते अगर हमने पास नहीं किया होता, तो अगर थोड़ा सा भी हमने पेपर वैसे बना दिया था तो आप कोई पास नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अगर आप डिजर्व कर बैठे हुए तो उसकी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो और क्लासेस ज्वाइन करो, क्लासेस अटेंड करना है आपको, ठीक है। थैंक यू क्लास। ओके, ओके थैंक यू मैम। ठीक है।